प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एलटीएसएस के लेक्चर क्लास में। आज हम लोग जानेंगे बोर का परमाणु मॉडल। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ा और उसमें दो कमियों को देखा, उन दोनों कमियों को पूरा करने के लिए निल्स बोर ने वर्ष 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम के सिद्धांत पर आधारित था। अब यहाँ पे हमें जानना होगा कि ये मैक्स प्लैंक द्वारा जो क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो क्या है। निल्स बोर यानी कि बोर के परमाणु मॉडल में हमने यह देखा कि इनका मॉडल मैक्स द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। तो यह क्वांटम सिद्धांत क्या है, इसको पहले हम जानते हैं। तो बच्चों, क्वांटम सिद्धांत ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण जिस किसी भी स्रोत के द्वारा होता है या उत्सर्जन होता है या इमिशन होता है, वो निरंतर नहीं होता, वो अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण ये निरंतर न हो करके अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। निल्स बोर का परमाणु मॉडल 1913 में जो प्रस्तुत हुआ था, वो हमने पढ़ा कि वो मैक्स प्लैंक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। इस क्वांटम सिद्धांत में हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि जो भी ऊर्जा किसी भी स्रोत से आती है या निकलती है, माने उसका इमिशन होता है, माने उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, ये निरंतर माने लगातार न हो करके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स में यानी बंडल के रूप में होता है, जिसे क्वांटम कहा गया। ठीक है, अब हम यह समझेंगे कि बोर ने अपना मॉडल इसके सिद्धांत पर जो प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने क्या बताया था। तो बच्चों, निल्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए यह कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उनके निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित ऊर्जा माने निश्चित कक्षा में ही निश्चित ऊर्जा, कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। तो वर्ष 1913 में निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो मैक्स प्लैंक मैंने बताया था द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा था। तो निल्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित ऊर्जा, कोणीय संवेग तथा नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। जबकि दूसरी बात उन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः अक्षर के, एल, एम, एन से या शब्द n=1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात उन्होंने यह बताया था कि नाभिक के चारों, जैसे मान लेते हैं कि ये नाभिक है,
इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये मान लेते हैं ये उनकी कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जहां वो चक्कर लगा रहे हैं जिन कक्षकों में, उन्हें एक अक्षर से इंडिकेट किया, जिसे क्या कहा, जो सबसे नाभिक के नजदीक था उसे के अक्षर कहा, फिर उसके दूर वाले को एल, फिर एम, फिर एन डॉट डॉट डॉट, और इसी को शब्दों में यानी संख्या में भी इंडिकेट किया, जिसे एन इज इक्वल टू इसे 1 कहा, फिर इसे 2, इसे 3 डॉट डॉट करके बताया। ठीक है। फिर उनका यह कहना था कि प्रत्येक कक्षा कोष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, माने जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जैसे के में लगा रहा है या एल में लगा रहा है या एम में लगा रहे हैं, तो उनकी एक क्या है, निश्चित ऊर्जा है। इसीलिए उन्होंने इसे क्या बोला था, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल भी बोला था, प्रत्येक कक्षाओं के लिए ये बोला था। कहते हैं नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को बाहर की ओर क्रमशः अक्षर क्रमशः के, एल, एम, एन डॉट डॉट अथवा 1 2 3 4 डॉट डॉट अंकों से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक कक्षा यानी कि जो ये कक्षा के थी, एल थी, एम थी, जिसे ऑर्बिट अंग्रेजी में कहते हैं, अथवा कोष जिसे सेल कहेंगे, की एक निश्चित ऊर्जा होती है, माने इसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। जबकि उन्होंने अपने अगले मॉडल में यह बोला था, अगले पॉइंट में, कि चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन, माने जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं करता, बल्कि वह केवल अपने निकटतम कक्षा में जाने के लिए, माने एक कक्षा से अपने निकटतम दूसरे कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का या तो अवशोषण करेगा या तो उत्सर्जन करता है, जिसे क्वांटम लीप भी कहा जाता है। चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन सतत रूप से, माने कंटिन्यू रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं करता है, बल्कि वह केवल अपनी निकटतम कक्षा में जाने के लिए, और निकटतम कक्षा का मतलब यदि वो के में है, एल में जाना चाहता है, एल में है, के में जाना चाहता है, तब ऊर्जा का या तो अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा, जिसे क्वांटम लीप कहते हैं। क्वांटम लीप यानी कि निकटतम ऊर्जा स्तर में या निकटतम कोष में जाने के लिए जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा, उसे हम क्वांटम लीप कहेंगे। जबकि अगले पॉइंट में उन्होंने बताया था कि ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, तथा जब वह अधिक ऊर्जा स्तर से कम में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए इसके अगले पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, कम से अधिक यानी के से एल में जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसे याद रखेंगे आप, तो वहां पे ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। तथा जब अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, अधिक माने आप देख लो यहाँ पे एल से के में, यानी एल अधिक है के से, तो एल से के में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, यानी वहां ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह इनके अगले पॉइंट को भी हमने देखा। और लास्ट में इन्होंने कहा था कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य, यानी कि धनावेशित कण और ऋणावेशित कण के मध्य स्थिर वैद्युताकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के अपकेंद्रीय बल को संतुलित कर देता है। ठीक है, फलस्वरूप यही कारण है कि चक्रणशील इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। तो जो बोर में जो हम लोग रदरफोर्ड में कमियों को देखे थे, वो कमी आकर के यहाँ निल्स बोर ने पूरी कर दी। इसके अतिरिक्त निल्स बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी। क्या रह गई थी?
तो बोर का जो परमाणु मॉडल था वो हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणु की व्याख्या करने में सफल तो रहा, परंतु इससे अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जटिल परमाणुओं की व्याख्या करने में यह मॉडल अधिक प्रभावी नहीं था। इसके अतिरिक्त यह मॉडल परमाणुओं की वर्णक्रम यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है, यानी कि विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के समूह को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, पर वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव यानी स्टार्क इफेक्ट तथा चुंबकीय क्षेत्र में वर्णक्रम रेखाओं के विस्तार जिसे जीमन इफेक्ट कहते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, को समझाने में असफल रहा। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणुओं की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु अधिक इलेक्ट्रॉनों माने इससे अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले जटिल परमाणुओं की व्याख्या करने में यह अधिक प्रभावी नहीं हो सका। ठीक है। दूसरा इसका कमी यह था कि यह मॉडल परमाणुओं के वर्णक्रम पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव जिसे स्टार्क इफेक्ट करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र के वर्णक्रम रेखाओं के विस्तार जिसे जीमन इफेक्ट कहते हैं को समझाने में ये असफल रहा। ठीक है।